स्वागत है साइंस जीवी चैनल पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम ब्रेन जो है, जो मेन हमारा कंट्रोल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है, उससे उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को साइंस जीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और इसका फर्स्ट पार्ट पहले आप देख लो, उसके बाद इस पार्ट को एंड तक जरूर देखो। इसके एंड में आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे जो आप पूरे लेक्चर कंप्लीट करने के बाद इजीली दे पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें रिफ्लेक्स एक्शन, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? एनी एक्शन और एनी ऑटोमेटिक or rapid response to a stimulus. Reflex action is an automatic and rapid response to a stimulus. It is called reflex action. तो अब ये होता कैसे है? कोई भी जो एक्शन है उसको बिना सोचे ऑटोमेटिकली और रैपिड रिस्पॉन्स जब आता है तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और ये कैसे होता है? अगर कोई स्टिमुलस आया, वो उससे रिसेप्टर ऑर्गन, ये जिसे हम सेंस ऑर्गन कहते हैं, हमारे रिसेप्टर्स होते हैं हर एक सेंस ऑर्गन्स में, तो वो रिसेप्टर उसको रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को उस स्टिमुलस से और फिर उसको भेजता है सेंसरी न्यूरॉन तक, और फिर सेंसरी न्यूरॉन उस मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड तक भेजता है और स्पाइनल कॉर्ड से ही, क्योंकि आपको क्विक एक्शन लेना है तो एक मैसेज तो भेज दिया जाता है ब्रेन तक, बट उसी स्पाइनल कॉर्ड से ही दोबारा मोटर न्यूरॉन को इंस्ट्रक्ट किया जाता है और मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर मसल्स पे वर्क होता है और फिर उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करता है। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है। जैसे अगर मान लो आप गर्म चीज को छू लो, तो गर्म चीज को छूओगे तो सबसे पहले आपके स्किन में जो रिसेप्टर्स हैं, स्किन रिसेप्टर्स उसको बताएंगे कि हाँ आपने गर्म चीज को छुआ, और वो इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेगी और स्पाइनल कॉर्ड आपको इंस्ट्रक्ट करेगा आपके आर्म को, और वहां पे आपके मसल्स है कि आप अपना हाथ पीछे करो, और वहां पे इफेक्टर मसल्स आपके हाथ पीछे करेंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो। तो इस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन वर्क करता है, उसके बारे में और डिटेल में हम देखते हैं। अब जैसे ये है कि अगर मान लो यहाँ स्टिमुलस या स्टिमुलाई है कि आज कोई कील बिखरे पड़े हैं मान लो जमीन पे, और सबसे पहले आपका पैर गलती से उस पे पड़ गया तो चुभेगा, तो चुभेगा जो स्किन है लेग में के अंदर, उसके अंदर रिसेप्टर्स जो लगे हैं, तो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स वहाँ स्किन है उसके अंदर रिसेप्टर है, वो रिसेप्टर से सिग्नल जाएगा, चुभने से आपको एक इम्पल्स जनरेट होगा और इम्पल्स जो है वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड से फिर इंस्ट्रक्शन जाएगा थ्रू इम्पल्स मोटर न्यूरॉन के थ्रू, और मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये जो मसल्स है, जहां मान लो आपका पैर जिस कील पे पड़ा है, वो पैर आपको हटाने के लिए आपका ये इफेक्टर मसल्स जो है वो काम करेगा और तब आप वहां से जंप अवे, मतलब दूर हट जाओगे। ये आपका रिस्पॉन्स होगा। तो स्टिमुलस ये हुआ और रिस्पॉन्स ये हुआ। तो ये जो इनवॉल्व, ये दो चीज आप ध्यान रखना कि जितने भी वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होते हैं, और इनवॉलेंटरी एक्शंस में स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होते हैं। उसमें भी और आगे हम पढ़ेंगे। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क, इट इज द पाथवे along which nerve impulse travels during the reflex action. ये रिफ्लेक्स एक्शन जब भी होता है तो किस तरह से नर्व इम्पल्स ट्रेवल करता है, इसका पूरा पाथवे को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। सबसे पहले आपको स्टिमुलस जनरेट होता है और स्टिमुलस के बाद जो सेंस ऑर्गन्स के अंदर हमारे रिसेप्टर्स लगे हैं, वो रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज कहाँ तक पहुंचाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर रिले न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर सेल्स तक, और इफेक्टर मसल्स से फिर रिस्पॉन्स। तो टोटल इस तरह से रिफ्लेक्स आर्क बनता है। देख लो एक आर्क टाइप का बन रहा है ना ये, तो इसीलिए इसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अब इसमें जैसे ये रिफ्लेक्स आर्क में क्या हुआ है कि आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो जो हमारा स्किन है उसमें रिसेप्टर्स लगे हुए हैं,
और रिसेप्टर से वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज पहुंचता है स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड तुरंत रिले न्यूरॉन को कहता है कि, और रिले न्यूरॉन से फिर मोटर न्यूरॉन तक इम्पल्स आता है, और फिर इफेक्टर सेल्स में आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि आप अपना हाथ पीछे करो, और इस तरह से आप अपना हाथ पीछे करो। ये सारा कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। साथ के साथ मैसेज भी भेज दिया जाता है ब्रेन को कि आप अगली बार उस गर्म चीज को नहीं छुओगे। ये वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन को चली जाती है कि कोई चीज गर्म है तो उसको छूना नहीं है, बट फर्स्ट टाइम ऐसा हो तो कैसे पता चले। ठीक है, तो अब है डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। तो वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, जैसे वर्ड है वॉलेंट्री, वॉलेंट्री का मतलब होता है इच्छा अनुसार। तो वॉलेंट्री मीन्स जो आप अपने मन से करो, तो ऐसे एक्शंस नॉन ऑटोमेटिक होते हैं, अपने आप नहीं होते। ठीक है, अवेयरनेस के साथ होते हैं। जब भी ये काम होता है तो अवेयरनेस के साथ करते हो। और एक्शंस इनवॉलेंट्री विच डू नॉट नीड थिंकिंग एंड परफॉर्म्ड अननोइंगली, ऐसे एक्शंस जो कि जिसमें थिंकिंग की जरूरत नहीं होती है, वो अननोइंगली आप बिना सोचे वो चीजें आप कर रहे हो, लाइक हार्ट बीट होना, मस्त आई ब्लिंक करना, ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस है। और इसको उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें रैपिड रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलस के लिए। कोई भी स्टिमुलस में जब रैपिड रिस्पॉन्स हो, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। अब वॉलेंट्री एक्शन किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो इट इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन के सेरिब्रम पार्ट के थ्रू। और ब्रेन इनवॉलेंट्री एक्शन में ब्रेन के मेडुला ऑब्लंगेटा पार्ट के थ्रू कंट्रोल होता है, और रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। अब क्योंकि यहाँ थिंकिंग है और अवेयरनेस के साथ कर रहे हो, इसलिए ये प्रोसेस स्लो होता है। यहाँ पे प्रोसेस फास्ट होता है और ये बहुत ही जल्दी होता है। सबसे फास्ट प्रोसेस होता है रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट है एग्जांपल, तो वॉकिंग, राइटिंग, ये सारी चीजें वॉलेंटरी एक्शंस होती हैं। हार्ट बीट, आई ब्लिंकिंग, दैट इज इनवॉलेंटरी एक्शन। या टचिंग ए हॉट पेन, इट इज एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ अब नर्वस टिश्यू से मसल्स कैसे वर्क करता है। तो अभी हमने पढ़ा नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होता है, और उससे नर्व इम्पल्स मसल्स फाइबर तक पहुंचते हैं, और मसल्स फाइबर जो है उसमें जो मूवमेंट होती है वो कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं उसके थ्रू होता है। और ये जो मसल फाइबर्स है उसमें जो प्रोटीन्स जनरेट होते हैं, वो प्रोटीन्स उसकी शेप और अरेंजमेंट को चेंज कर देते हैं, जिससे मसल सेल श्रिंक करते हैं, और श्रिंक करने के बाद मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, और आप अपना हाथ पीछे ले लेते हो, मसल सेल्स वहां वर्क करता है। तो इस तरह से मूवमेंट होती है नर्वस टिश्यू से मस्कुलर मूवमेंट तक, जिसमें अगर आप देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये आपका न्यूरॉन है, और न्यूरॉन का जो ये एक्सोनल एंड है, यहाँ पर केमिकल रिलीज होता है जो इस मसल्स के पास एक मतलब प्रोटीन रिलीज करता है, और इस मसल्स को इंस्ट्रक्ट करता है अपना श्रिंक करने के लिए, और श्रिंक करने की वजह से मसल्स यहाँ पर अपने श्रिंक होते हैं, अपना साइज चेंज करते हैं, या जो भी फंक्शन करना होता है इस मसल्स को करते हैं अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स। जो आपके प्रोटीन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फंक्शन करता है, जब ये हमने पढ़ा था। अब सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में आप पढ़ लो। यहाँ से आपके 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस, ये पूरा चैप्टर 7 नंबर का आता है, जिसमें से 3 या 4 ब्रेन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन की बात करें, तो ब्रेन आपको पता है हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, या अगर हम बात करो जो ह्यूमन का जो सीपीयू होता है वो दैट इज ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, और इट इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। ठीक है, ये जो क्रेनियम है इसके द्वारा, ये जो स्कल जिसे हम कहते हैं, स्कल के द्वारा प्रोटेक्टेड रहता है। और फिर उसके बाद 3 मेम्ब्रेन होती हैं, उसके बाद उन मेम्ब्रेन्स को हम मेनाइंजस कहा जाता है। क्या कहते हैं, मेनाइंजस। ये 3 मेम्ब्रेन स्कल के नीचे होती हैं, जो आपकी स्कल के नीचे ये 3 मेम्ब्रेन होती हैं, जिसके बीच में एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उस फ्लूइड को क्या कहा जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो मेनाइंजस इज फिल्ड विद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि क्रेनियम के नीचे जो लेयर्स होते हैं उसके बीच में जो फ्लूइड फील्ड होता है, दैट इज नोन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और इसी स्पाइनल फ्लूइड के बीच में हमारा ब्रेन होता है, ताकि शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। और यही जो
फ्लूइड और क्रेनियम के लेयर के बीच में ही स्पाइनल कॉर्ड भी होता है। अगर आप यहाँ देखो, अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखो तो यहाँ पर ये देख रहे हो, ये जो लिक्विड है इसे हम क्या कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और इसी के बीच में है ये आपका स्पाइनल कॉर्ड, और इसी में आपका ब्रेन भी इसी के बीच में रहता है, इसी फ्लूइड के बीच में। जो भी स्पेस है हमारे ब्रेन के अंदर बाकी बचा हुआ इस फ्लूइड के द्वारा फिल होता है, और ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। कभी अगर शॉक लगे तो उसको शॉक एब्जॉर्ब करने का काम भी यही करता है। अब अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन के मेजरली 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन जो आगे का पार्ट होता है, इसके मेनली 2 मेन पार्ट होते हैं, एक होता है सेरिब्रम और एक होता है ऑल्फैक्टरी लोब। पढ़ेंगे हम आगे इसके बारे में क्या होता है। तो सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब। फिर उसके बाद मिड ब्रेन में होते हैं, ये क्या करता है, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है। ये होता है आपका मिड ब्रेन। ये फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है। जो रिफ्लेक्स, जैसे आई और ईयर के जो रिफ्लेक्स है उसको कंट्रोल कर, उससे रिलेटेड जो कंट्रोल है वो करता है आपको मिड ब्रेन। और लास्ट आपका हिंड ब्रेन, जिसे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हिंड ब्रेन में होता है आपका सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लैंगाटा, जो इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है ना, मेडुला ऑब्लैंगाटा। तो सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हिंड ब्रेन के। ठीक है, अब इसका क्या क्या फंक्शन होता है उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। अब अच्छा, इसमें अगर आप देखो ब्रेन में ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस में एक ग्लैंड, ये ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके थ्रू कुछ केमिकल्स या हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। अब स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन में मेजरली 4 तरह के लोब होते हैं। पहला ऑसिपिटल लोब। तो ऑसिपिटल लोब का काम क्या होता है, विजुअल रिसेप्शन। ठीक है, कि आई और ईयर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, तो विजुअल रिसेप्शन का काम होता है ऑसिपिटल लोब के द्वारा। टेम्पोरल लोब, ये जो पार्ट है टेम्पोरल लोब, ये ऑडिटरी रिसेप्शन करता है। जो ऑडियो को रिसीव करने का काम होता है वो टेम्पोरल लोब के थ्रू। फिर है पेरिएटल लोब। पेरिएटल लोब मीन्स टच, स्मेल, टेम्परेचर और कॉन्शियस एसोसिएशन, ये सारे इस पेरिएटल लोब के थ्रू होता है। क्योंकि इसका टच फील होना, स्मेल के बारे में, टेम्परेचर कैसा है नहीं है, आप कॉन्शियसली वर्क कर पा रहे हो नहीं, तो ये सारा पेरिएटल लोब के थ्रू कंट्रोल होता है। और फ्रंटल लोब ये मस्कुलर एक्टिविटी कराता है, ये इंस्ट्रक्ट करता है कि आप ये काम करो, तो मस्कुलर एक्टिविटी कराने का काम फ्रंटल लोब कहता है, और ये सारे ऑल्फैक्टरी लोब के अंदर आते हैं। अब सबसे पहले फंक्शंस की अगर आप बात करो, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से समझना है आपको, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें फंक्शन ऑफ ब्रेन, तो ब्रेन में सबसे पहला पार्ट था सेरिब्रम। सेरिब्रम का मेन काम होता है थिंकिंग का, इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसके अलावा अब क्योंकि जो भी रिलेटेड फंक्शन है जो थिंक करके आप करते हो, लाइक रीजनिंग, स्पीच, इंटेलिजेंस, साय, हियरिंग एंड यूसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें सेरिब्रम के थ्रू होती है। फिर हमने एक पार्ट पढ़ा था थैलेमस। तो थैलेमस क्या करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेरिब्रम तक भेजने का काम होता है थैलेमस का। हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी आता है। तो हाइपोथैलेमस बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। जो अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करो तो उसका टेम्परेचर कितना 98.4 डिग्री के आसपास रहता है ना, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको कंट्रोल करके रखने का काम किसका होता है, हाइपोथैलेमस का। इसके अलावा बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस करने का काम भी हाइपोथैलेमस का होता है। अब क्योंकि आपको वाटर बैलेंस करना है, तो कोई भी चीज ड्रिंकिंग के लिए जो अर्ज होगा या ईटिंग के लिए जो अर्ज होगा, ये आपका हाइपोथैलेमस के थ्रू ही कंट्रोल होता है। और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, ये काफी पूछा जाता है। सबसे पहला बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इसको कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो ये है आपका सेरिब्रम का पार्ट, ये फोर ब्रेन का पार्ट, फिर ये हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है सेरिबेलम। अब सेरिबेलम क्या होता है,
तो सेरिबेलम कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट मस्कुलर एक्शंस। अब मस्कुलर एक्शंस के अलावा ये बॉडी पोस्चर और इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, बॉडी आपका बैलेंसिंग को कंट्रोल करने का काम होता है सेरिबेलम का। इसके अलावा वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग, ड्रिंकिंग, राइडिंग, ये सारे जो फंक्शंस है उसको भी कंट्रोल करने का काम, जिसमें आप देख रहे हो बैलेंसिंग, वॉकिंग में बैलेंसिंग है, राइडिंग में बैलेंसिंग है, तो पोस्चर ऑफ बॉडी और इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी मेंटेन कराने का काम होता है आपका सेरिबेलम का। ठीक है, तो सेरिबेलम, सेरिब्रम और सेरिबेलम, ये ध्यान रखना, सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों का अलग अलग काम है। उसके बाद नेक्स्ट है पोन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोन्स, पोन्स क्या काम करता है? इट कंट्रोल्स ब्रीदिंग रेट, आपके ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है, और फेशियल एक्सप्रेशन, ये मेस्टिकेशन ऑफ फूड, इसको कंट्रोल करने का काम होता है पोन्स का। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लेंगाटा। मेडुला ऑब्लेंगाटा बहुत सारे इनवॉलेंटरी एक्शंस जो होते हैं, लाइक ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लेंगाटा। इसके अलावा रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस लाइक सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग, तो वॉमिटिंग भी को भी कंट्रोल या रेगुलेट कौन करता है? मेडुला ऑब्लेंगाटा। ये ध्यान रखना, मेडुला ऑब्लेंगाटा वॉमिटिंग को भी रेगुलेट करता है, या सलाइवेशन को। अब नेक्स्ट है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? दीज ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है, उनमें डक्ट नहीं होता, ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। हार्मोन्स क्या होता है ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो है, उसको आप अच्छे से देख लो और तब आप समझ जाओगे। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स, उनका कोई डक्ट नहीं होता है जहां वो सिक्रीट करते हैं, वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर अपना सिक्रीशन करते हैं, और वो सिक्रीशन किस फॉर्म में? हार्मोन्स के फॉर्म में करते हैं। अब अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखें ह्यूमन की, तो उसमें इतने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो स्टार्टिंग विथ पीनियल ग्लैंड, सबसे ऊपर होता है पीनियल ग्लैंड, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, उसके बाद होता है थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड, फिर थाइमस ग्लैंड, देन पेंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, और ये तो यहाँ तक तो सारे कॉमन होते हैं। फिर मेल्स में होता है टेस्टिकल्स, और फीमेल में ओवेरी, और प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा भी कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर्टिकुलर हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और हार्मोन्स से कैसे इफेक्ट होता है अलग अलग फंक्शन, उसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब आज देखते हैं कि कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसके क्या फंक्शन होते हैं, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स अगर देखें, तो सबसे पहला है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके ब्रेन में होता है, इसका काम होता है ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करना, और जैसा कि नाम है ग्रोथ हार्मोन, तो ये क्या करता है? रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल। किसी की भी ग्रोथ ज्यादा है, इसका मतलब है एक्स्ट्रा सिक्रीशन हो गया है ग्रोथ हार्मोन का, और अगर बहुत कम है हाइट, तो मतलब ग्रोथ हार्मोन बिल्कुल भी रिलीज नहीं हो, और उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? ग्रोथ को, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है हार्मोन, और ये रेगुलेट करता है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में से जो ग्रोथ हार्मोन निकलता है उसको रेगुलेट करने का काम, उसको रेगुलेट करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। अब मान लो ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है और निकलता ही जा रहा है, तो हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो उसको रोकने का काम या उसको रेगुलेट करने का काम कि इतना ही सिक्रीट करना है ग्रोथ हार्मोन, ये काम होता है हाइपोथैलेमस का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो रेगुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज द वर्क ऑफ हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज नोन एज थायरॉक्सिन। ठीक है, थायराइड से थायरॉक्सिन, और थायरॉक्सिन हार्मोन मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करके रखता है ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, और इसी ग्लैंड की में आयोडीन की कमी के कारण जो गॉइटर रोग हो जाता है, तो इसी हार्मोन सिक्रीशन की कमी के कारण। नेक्स्ट है पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है
इसमें दो तरह के सिक्रीशन होते हैं, पहला है कैल्सिटोसिन, दूसरा है पैराथॉर्मोन। ठीक है, पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोसिन, ये काम क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को, कैल्सी से कैल्शियम याद रखना, ब्लड में कैल्शियम लेवल को लोअर करने का काम कौन करता है, कैल्सिटोसिन। और पैराथॉर्मोन इंक्रीज कैल्शियम एंड डिक्रीज फॉस्फेट लेवल। पैराथॉर्मोन है वो कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देता है और फॉस्फेट लेवल को डिक्रीज कर देता है, और कैल्सिटोसिन ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को लोअर करने का काम होता है। अब उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, और ये काफी बार एग्जाम में आता ही आता है, इसको अच्छे से ध्यान से समझ लेना है, एड्रिनल। तो एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है एड्रेनलिन। ठीक है, और ये एड्रेनलिन, जैसे आपको कोई भी कहीं से आप कूद रहे हो तो एक अजीब तरह का हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज होता है, जिससे आपको अजीब फीलिंग होती है। बड़े झूले से जब आप नीचे हो तब भी इसी तरीके होता है, आपके हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इमरजेंसी सिचुएशंस में आपके बॉडी को कोप करने में, उससे डील करने में हेल्प करता है ये एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, तो इसमें हार्ट रेट इंक्रीज होता है, रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर, और इमरजेंसी सिचुएशंस में ये सारी चीजें काम करती हैं। और इसमें जो हार्मोन रिलीज होता है दैट इज एड्रेनलिन, और ये किस ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है, एड्रेनल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है अब फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स अभी जो हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है आपका पेंक्रियाज। पेंक्रियाज में दो तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दो तरह के सिक्रीशंस होते हैं, पहला इंसुलिन हार्मोन, दूसरा ग्लूकागन। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है, और ग्लूकाजन ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। तो ये दोनों कंट्रोल, ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल होता है किसके द्वारा, पेंक्रियाज के द्वारा। इंसुलिन डिक्रीज करता है और ग्लूकागन इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। फिर उसके बाद मेल्स में नेक्स्ट जो है आपका टेस्टिस। टेस्टिस में एक हार्मोन सिक्रेट होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट करता है, लाइक प्यूबिक हेयर का आना, या आवाज का भारी हो जाना, या फिर आगे स्पर्म्स का बनना, इन सब को रेगुलेट कराने का काम कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन। फिर फीमेल्स के अंदर जो नेक्स्ट ऑर्गन एंडोक्राइन ग्लैंड है दैट इज ओवेरी, और ओवेरी से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है कि जो भी कोई एग फर्टिलाइज होता है, ठीक है, तो उस फर्टिलाइज्ड एग के लिए जो यूट्रस की वॉल है उसको प्रिपेयर कराने का काम करता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ताकि उसके बाद उससे अटैच हो सके फर्टिलाइज्ड एग। तो इट हेल्प्स टू प्रिपेयर द वॉल ऑफ यूट्रस फॉर अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। मतलब प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम प्रोजेस्टेरोन का होता है। तो ये दो हो गए। फिर एक और हार्मोन जो हमने पढ़ा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन और ओव्यूलेशन, इन दोनों को कंट्रोल करता है। रिलीज ऑफ एग को कंट्रोल करने का काम होता है एस्ट्रोजन का। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो वुमेन में होता है, इसको भी कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन। फिर एक है थाइमस। थाइमस ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है थाइमोसिन, और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। और पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन, और ये मेलाटोनिन स्टिमुलेट करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ये मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से ही होता है। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, कि कैसे क्या चीजें होती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अब टाइमिंग, कोई भी हार्मोन कब रिलीज होना है, कितना अमाउंट में रिलीज होना है, ये सारी चीजें जिस मैकेनिज्म के द्वारा कंट्रोल होता है उसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। The timing and amount of hormone released is regulated by feedback mechanism. अब जैसे ग्लूकोज लेवल, मान लो अगर जो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया ब्लड में, तो अब ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने के लिए जो पेंक्रियाज है उसको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि इंसुलिन रिलीज करे, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर देता है, और इंसुलिन से ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो गया।
ठीक है। अब अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी में डिक्रीज हो गया है तो फिर पेंक्रियाज क्या करेगा, वो ग्लूकाजन हार्मोन रिलीज करेगा और उससे ग्लूकाजन रिलीज करने से फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और जैसे ही इंक्रीज होगा फिर पेंक्रियाज रिलीज करेगा इंसुलिन, फिर उससे ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये फीडबैक मैकेनिज्म चलते रहता है। अब आयोडीन सॉल्ट के बारे में हमने पढ़ा था। तो जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। इसी वजह से आयोडीन सॉल्ट जो आपने पढ़ा होगा ना, ऐड में भी देखा होगा, आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक जो है वो थायराइड ग्लैंड के फंक्शन करने के लिए और उससे थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए इसकी जरूरत होती है। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। इन सभी को, जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है आयोडीन, ये थायरोक्सिन हार्मोन। और अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से एक डिजीज होता है, दैट इज गोइटर। गोइटर में क्या होता है, नेक जो है वो, ये आपका जो नेक है वो स्वेल कर जाता है, ये थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेल कर जाता है, ये स्वेलिंग इन नेक उससे दिखाई देता है। तो दैट इज ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी। और इसीलिए आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो नमक खाते हैं हम, आयोडाइज्ड कॉमन सॉल्ट, आयोडीन युक्त नमक कहते हो ना, तो आयोडाइज्ड कॉमन सॉल्ट में प्रॉपर कंटेंट होता है आयोडीन का, और अगर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से बचना है तो आयोडाइज्ड सॉल्ट ही रिकमेंड किया जाता है। अब आज के लिए इतना ही। अब थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो अगर आज के लिए, आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार अगर रिवाइज करें तो देख सकते हैं, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन के बारे में, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, और वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी एक्शंस, और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, फंक्शन ऑफ ब्रेन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हॉर्मोन्स, और फीडबैक मैकेनिज्म, और इन सब के बारे में पढ़ा। अब अगर इससे रिलेटेड दो चार क्वेश्चंस है, अगर आपसे पूछा जाए, बताओ, कमेंट बॉक्स में आप लिखना, बताओ किस ग्लैंड के द्वारा एड्रेनलिन रिलीज होता है, एड्रेनलिन हार्मोन। तो एड्रेनलिन हार्मोन किससे रिलीज होता है, कमेंट बॉक्स में लिखो। सेकंड क्वेश्चन है आपका, वॉमिटिंग ब्रेन के किस पार्ट से रेगुलेट होता है, जो वॉमिटिंग है वो ब्रेन के किस पार्ट से रेगुलेट होता है। और थर्ड है, बॉडी पोस्चर या बॉडी मेंटेनेंस, ये बॉडी पोस्चर ब्रेन के किस पार्ट से रेगुलेट होता है। ये तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो इस तरह से आप इसको इजीली लिख सकते हो। ठीक है, इसके कमेंट बॉक्स में लिखो आंसर, और तब नेक्स्ट पार्ट में हम प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही रखा होगा आपने, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम का चैनल है साइंस जीवी, उसको आप फॉलो कर सकते हो, उस पर ये पीडीएफ डाल दी जाएगी और उसमें आप आसानी से देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।